औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम, आज हम उर्दू के मज़मून में सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है सिफारिश तलब, इस सबक का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हिस्से में पार्ट 1 में पहले हिस्से में आपने क्या पढ़ा कि मुसन्निफ़ और आगा दोस्त होते हैं और मुसन्निफ़ की सिफारिश को आगा ठुकरा देते हैं और फिर एक रोज़ उनके घर आकर एक अच्छे अंदाज में उन्हें सिफारिश जैसे बुरे अमल से बाज रहने की नसीहत करते हैं, समझाते हैं। वो मुसन्निफ़ को बताते हैं कि सिफारिश एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हकदार का हक छीना जाता है और वो साथ मुसन्निफ़ को बताते हैं कि किसी हकदार का हक छीनना डाका डालने के मुतरादिफ है। साथ में हमने और क्या पढ़ा था कि सिफारिश तलबों से जान छुड़ाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, किस तरह हम अपने आप को सिफारिश तलबों से बचा सकते हैं। अब हम आगे सबक को पढ़ते हैं। कलाम इकबाल हर जगह अमृत दहारी के तौर पर इस्तेमाल होता है, चुनाचे सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार भी इकबाल के इस्तेमाल पर है। एक दिन छुट्टी के रोज़ चमन में धूप में बैठे सस्ता रहे थे कि एक हज़रत जो दूर ही से बड़े नस्तालीक से नज़र आ रहे थे, आप वारिद हुए और नज़रें चार होते ही फरमाया, यानी इल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो आब हयात के तौर पर इस्तेमाल होता है और सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार भी इकबाल के इस्तेमाल पर है। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि एक रोज़ मैं अपने बाग में बैठा हुआ था, धूप में बैठा हुआ था कि अचानक ही एक आदमी मुझे नज़र आया जो कि बहुत ही मुहज़्ज़ब और नफीस नज़र आ रहा था। वो मेरे घर के चमन में दाखिल हुआ और मेरी नज़रों से नज़रें मिलाते ही फरमाया, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मोहब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। अंदाज से पता चल गया कि हज़रत सिफारिश तलब हैं, यानी उनका अंदाज़ ही ऐसा था कि मैं समझ गया कि ये हज़रत जो मेरे घर आए हैं ये सिफारिश तलब हैं। लेकिन घर आए थे, यानी मेरे घर मेहमान आए थे, मेहमान बनकर आए थे, कुर्सी पेश की। मैंने क्या किया कि उनको बैठने के लिए कुर्सी पेश की और शान नज़ोल दरियाफ़्त की। मालूम हुआ कि जनाब ने असाकर पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी अफवाज के लिए बड़ी बेनज़ीर यानी बड़ी बेमिसाल किताब लिखी है। मर्द मुजाहिद और खाकसार से सिर्फ ये चाहते हैं कि फ़ौजी फ़ंड से सिर्फ 10,000 नुस्खे ख़रीदें और फ़ौज में तकसीम करके सवाबदारी यानी उम्र भर का सवाब हासिल करें। किताब का हदिया फ़कत 15 रुपये फ़ी जिल्द है, गोया 1.5 लाख की मामूली रकम में सारी फ़ौज की माँ कमांडर इन चीफ की आकबत संवर जाएगी। ये कहकर वो हज़रत जो मेरे घर मेहमान बनकर आए थे, जो सिफारिश तलब थे, उन्होंने क्या किया कि अपने थैले से किस्सा ससी पन्नू के हुलिये की एक बेजिल्द किताब मेरे सामने रख दी। किताब देखने पर मेरा सदमा इस कदर वाज़े था कि मौलाना ने जट कलाम इकबाल में से एक खुराक पेश की। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि उस किताब का हुलिया ऐसा था जिसको देखकर मुझे शदीद दुख हुआ और उस दुख के असरात मेरे चेहरे पर वाज़े थे। ये देखते हुए सिफारिश तलब ने क्या किया कि इल्लामा इकबाल के कलाम का एक और हिस्सा पेश कर दिया और कहा, निगाहे कम से ना देख इसकी कच कुलाही को, ये बेकुलाह सरमाया कुलादारी, यानी इसके टेढ़ेपन को नहीं देखो, कम निगाहों से इसकी फटी पुरानी हालत को मत देखो। बेशक ये फटी पुरानी ज़रूर है, ये इसकी जिल्द ख़राब ज़रूर है, लेकिन ये बहुत कीमती सरमाया है। मैंने कहा, किबला किताब में तो कोई ख़राबी नहीं, छपाई दिन की रोशनी में बखूबी पढ़ी जा सकती है, एहतियात से वर्क उल्टे जाएं तो कागज़ भी नहीं फटेगा और सिर्फ एक किताब ख़रीदी जाए तो शायद कीमत भी बर्दाश्त की जा सकती है।
ख़राबी यह है कि इस खाकसार को 10,000 नुस्खे ख़रीदने का इख्तियार नहीं। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि मैंने उस सिफारिश तलब से क्या कहा कि ख़राबी बज़ाहिर इतनी तो नहीं है, बस छपाई जो इसकी वो दिन की रोशनी में ही पढ़ी जा सकती है। एहतियात के साथ अगर इसके वर्क भी पलटे जाएं तो शायद वो फटेंगे नहीं, लेकिन मुझ जैसा आजिज़ इंसान 10,000 नुस्खे नहीं ख़रीद सकता। मैं ये कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक किताब ख़रीदनी होती तो शायद मैं वो कीमत बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मैं 10,000 नुस्खे ख़रीदने का इख्तियार नहीं रखता। फरमाने लगे, लेकिन जिनको इख्तियार है वो तो आपके दोस्त और रफ़ीक़े कार हैं, आपकी सिफारिश रद्द ना करेंगे। वो हज़रत जो सिफारिश तलब थे उन्होंने क्या कहा, बेशक आपको इख्तियार नहीं है, आप 10,000 नुस्खे नहीं ख़रीद सकते, लेकिन आपके दोस्त ये नुस्खे ख़रीद सकते हैं। आपके वो दोस्त हैं, आपके हमदर्द हैं, वो आपकी सिफारिश को कभी रद्द नहीं करेंगे। आप सिफारिश करें तो वह मुझसे ये 10,000 नुस्खे ख़रीद सकते हैं। अर्ज़ किया, लेकिन सिफारिश करना भी ऐसा मुस्तहसन फ़ेल नहीं, यानी एक अच्छा काम तो नहीं है, और तहज्जुब है कि आप पैरवी इकबाल होकर सिफारिश के मोहताज हैं। मुसन्निफ़ ने उस सिफारिश तलब से क्या कहा कि हैरत की बात तो ये है कि आप इल्लामा इकबाल के पैरोकार होते हुए भी सिफारिश के मोहताज हैं। तो सिफारिश तलब जो था वो क्या बोला, सिफारिश तो इकबाल भी करते थे। उन्होंने अपने मुतालिक फरमाया, वो एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। अर्ज़ किया, किबला उन्होंने तो एक चूंटी को मशवरा दिया था कि वह सुलेमान के पास भी हाजत लेकर ना जाए, शायद वो शेर भी आपको याद हो। बोले, याद है, मगर इसीलिए सुलेमान के पास नहीं गया, आपके पास आया हूँ। आप ही से न्याज़मंदी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। साथ ही आंखों में नम यानी आंसू ला कर ज़रा रुंदी यानी रोने वाली आवाज़ में कहने लगे, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, यानी बता क्या तू मुझसे ये नुस्खे ख़रीदने वाला है या नहीं, क्या तू मेरा हमदर्द है या नहीं, क्या तू मेरा मददगार है या नहीं। मैं इस गहरी जज्बाती अपील के लिए तैयार ना था। मुझे कुछ और ना सूझा तो इस्तिराबन मेरे मुंह से निकल गया, मेरे शीशे में मैह बाकी नहीं है। मैंने इस्तिराबन यानी अचानक से क्या कह दिया कि मुझ जैसे इंसान को इख्तियार नहीं है कि मैं इन नुस्खों को ख़रीद सकूं। मैं ये कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारा साकी नहीं हूँ। इस पर उन्होंने एक यासंगेज़ निगाह आसमान पर डाली, यानी नाउम्मीदी की निगाह आसमान पर डाली, किताब संभाली और फिर भरपूर नाराज़गी के आलम में यह कहते हुए चल दिए, क्या गज़ब है कि इस ज़माने में एक भी साहिबे सुरूर नहीं। यानी कितना गज़ब है मौजूदा दौर में कि कोई भी किसी की मदद करने वाला नहीं है, कोई भी फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है। अब वो अपनी किताबों को बेचना चाह रहा था और मुसन्निफ़ से सिफारिश की कि वो अपने दोस्त को कहें, वो उनकी सिफारिश को रद्द नहीं करेंगे और मुझसे नुस्खे ख़रीद लेंगे। लेकिन मुसन्निफ़ ने क्या किया कि साफ अल्फाज में उसको इनकार कर दिया। सिफारिश तलब से निपटने के कई तरीके हैं, यानी सिफारिश तलबों से जान छुड़ाने के बहुत से तरीके हैं। बाज़ आदमी गुलो खलासी के लिए नहायत फ़याज़ी से झूठा वादा कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये बुज़दिलों और मुस्लिहत कोशों का तरीका है। आप ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, वरना आप कभी वो हशर होगा जो हमारे दोस्त करशन चंदर का हुआ। और किस्सा करशन चंदर का उसकी ज़बानी सुनिए। यानी मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि सिफारिश तलबों से जान छुड़ाने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग तो अपनी जान को बचाने के लिए झूठा वादा कर देते हैं कि वो सिफारिश को कबूल करेंगे, लेकिन ये बुज़दिल ऐसा करते हैं। तो मुसन्निफ़ हमें क्या बता रहे हैं कि हम ऐसा हरगिज़ ना करें, वरना हमारा हशर कैसा होगा जो मुसन्निफ़ के दोस्त करशन चंदर का हुआ था। करशन चंदर के साथ क्या हुआ ये हम अब पढ़ते हैं। एक दफ़ा मैं लाहौर में एक मामूली सा टीचर बन गया, लेकिन गांव में मशहूर हो गया कि प्रोफेसर हो गया हूँ। चुनाचे सिफारिशों का तांता लग गया। सबसे पहले एक पुराने हम जमात बलोच खान आ गए।
बोले मुंशी फाजिल ने इम्तिहान दिया है, दूसरा पर्चा निकम्मा हुआ है। प्रोफेसर काजी साहिब मुमतहिन यानी इम्तिहान लेने वाले हैं, उन्हें कहकर पास करा दो। यानी करशन चंदर अपने गांव में एक मामूली सा टीचर था, लेकिन पूरे गांव में ये मशहूर था कि वो प्रोफेसर है। तो उसके पास लोग अपनी सिफारिशें लेकर आने लगे। सबसे पहले उसके पास सिफारिश लेकर उसके एक हम जमात दोस्त बलोच खान आए थे और उन्होंने मुंशी फाजिल की सिफारिश पेश की थी कि उसको किसी तरह पास करवा दिया जाए, क्योंकि उसका जो दूसरा पर्चा था वो अच्छा नहीं हुआ। और करशन चंदर से क्या कहा कि प्रोफेसर काजी साहिब ही इम्तिहान ले रहे हैं, तुम उन्हें कहो और वो तुम्हारी सिफारिश को रद्द ना करते हुए पास कर देंगे। प्रोफेसर काजी साहिब मेरी रसाई से तो सरासर बाहर थे, लेकिन बलोच खान को टालने और किसी हद तक अपनी प्रोफेसरी का रौब जमाने के लिए कह दिया, अरे काजी वो तो हमारा लंगूटिया है, तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न दिलवा देंगे। यानी प्रोफेसर काजी साहिब तक रिसाई यानी पहुंच मुमकिन नहीं थी करशन चंदर की, लेकिन उन्होंने अपने हमजमात बलोच खान को टाल दिया और कहा कि वो ज़रूर सिफारिश को कबूल करेंगे। साथ ये भी कहा कि काजी साहिब तो हमारे बचपन के दोस्त हैं, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न दिलवा के दूंगा। इसके बाद बलोच खान ने नतीजा सुना तो फ़ौरन लिखा, अब गांव में कभी ना आना वरना मार डालूंगा। 2 ही दिन गुजरे थे कि मेरे हमसाय पंडित शुनराय ने अपने बेटे की सिफारिश ले आदम की हुई। अब एक और सिफारिश नाजिल हुई। दूसरे सिफारिश करने वाले शख्स ने क्या कहा, काके प्रकाश ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, तारीख का पर्चा ज़रा गड़बड़ किया है। शर्मा साहिब के पास पर्चा है, उन्हें इशारा कर दीजिए। यानी अब ये समझ रहे थे कि शर्मा साहिब तक पहुँच और रसाई यानी मुमकिन है, और जो करशन चंदर हैं वो शर्मा साहिब से कहकर मैट्रिक के इम्तिहान में काके प्रकाश का तारीख का पर्चा पास करवा देंगे। इशारे से जाहिर था कि पंडित जी के जहन में मेरे रसूख का बुलंद तसव्वुर है। चुनाचे उस वक्त तो कह दिया कि फ़िक्र ना करे पंडित जी, शर्मा के कान पकड़ के लड़के को पास करा दूंगा। लेकिन ये हकीकत थी कि शर्मा साहिब के कान मेरी गिरफ्त से यकसर बाहर थे। बहरहाल मुझे मालूम था कि लोंडा फेल तो हो ही जाएगा। अपनी बरात और कारगुजारी दिखाने के लिए एक तरकीब निकाली। यानी करशन चंदर ने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की रहाई के लिए क्या किया कि उसने एक तरकीब सोच ली। एक दिन पंडित जी और प्रकाश को बुला भेजा और किसी कदर जलाल में आकर पंडित जी से ख़ताब किया। जो ख़ताब था अब हम वो पढ़ते हैं। वाह पंडित जी वाह, आपने हमारी खूब किरकिरी करा दी, यानी आपने तो हमारी खूब बेइज्जती करवा दी, हमें जलील करवा दिया है। शर्मा साहिब के पास गया तो उन्होंने पर्चा निकाल कर हमारे सामने रख दिया और कहा, तुम खुद ही इंसाफ से जो चाहो नंबर दे दो। और पर्चा देखता हूँ तो ऊट पटांग लिखा है कि अकबर के बेटे का नाम दीने इलाही था और अशोक लाठियाँ बेचा करता था, जहांगीर कबूतर पालता था और लॉर्ड हेटिंग्स तेज़ दौड़ता था। इसके अलावा हिज्जे गलत और इमला ख़राब, खुदा जाने ये लौंडा सारा साल क्या करता रहा है। अब इतना भी बुरा पर्चा नहीं हुआ था काकी प्रकाश का, लेकिन पंडित जी को बुलाकर उसकी तमाम तार बुराइयां बयान कर दी। करशन चंदर ने कह दिया कि मैंने सिफारिश आगे आपकी बयान की है, लेकिन आपके जो बेटे हैं उन्होंने पेपर में जो कुछ लिखा है वो गलत है, इमला गलत है, जो लफ्ज़ लिखे हैं तोड़ जोड़ उनके गलत हैं, हर सवाल का उलट जवाब है। आप ही बताओ कि मैं उसे कैसे अब पास करवा सकता हूँ। इस पर हमारी कारगुजारी से मुतमईन होकर पंडित जी ने अपना डंडा उठाया और प्रकाश के रसीद करते हुए फरमाया, कमबख्त ताश खेलता रहा है और क्या करता रहा है। लेकिन जब कुछ रोज़ बाद नतीजा निकला तो प्रकाश पास हो गया और फिर बाप का डंडा लेकर मेरी तलाश में फिरने लगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये करशन चंदर का वाक़या समझ आया होगा कि उसने अपनी जान को छुड़ाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया था, कि झूठा वादा किया था
एक से भी किया कि मैं पास करवाऊंगा, दूसरे से भी किया, लेकिन हकीकत में उसकी इतनी पहुंच नहीं थी, उसकी इतनी रसाई नहीं थी। अब उसे करना क्या चाहिए था कि वो वाज़े अल्फाज में कह देता कि ये मेरे बस में नहीं है सिफारिश, या तो वो कहता है सिफारिश एक बुरा फ़ेल है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी प्रोफेसरी का रोहब जमाने के लिए लोगों की सिफारिशें झूठ में कह दिया कि मंजूर करवाऊंगा, कबूल करूंगा। सिफारिश तलब से निपटने का एक ही तरीका है कि उसे चोर समझा जाए और उसके साथ चोर का साथ सलूक किया जाए। जो ही उसके मुंह से सिफारिश का कलमा निकले, आप सर पर बाहें रखकर चोर है चिल्लाना शुरू कर दें। हमसाए इकट्ठे कर लें, करीब फ़ोन है तो पुलिस को इत्तला करें, फायर ब्रिगेड को लाने की कोशिश करें, सायरन बजाएं। अगर सिफारिश तलब भागने की कोशिश करे तो इससे गुत्थम गुत्था हो जाए, यानी उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। अगर आप उसे गिरफ्त में ना ले सकें तो कम से कम उसकी पगड़ी या टोपी ज़रूर नोच लें और फिर उसका या उसकी टोपी का जुलूस ज़रूर निकालें, यानी उसको चोर समझें, सर पर बाहें रख कर चिल्लाना शुरू कर दें कि चोर आ गया है, चोर आ गया है। हम साए इकट्ठे कर लें ताकि वो सिफारिश तलब भागे और दोबारा ऐसी जुर्रत ना करे। पुलिस को इत्तला करें ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, उससे लड़ाई करें, उससे हाथापाई करें ताकि वो किसी तरह भी आपके पास से भागे। अगर किसी भी तरह आप उसे पकड़ में नहीं ले सकते तो क्या करें कि उसके सर पर मौजूद पगड़ी को या टोपी को अगर उसने पहनी हुई है तो नोच लें, फिर उसका या उसकी टोपी का जुलूस निकालें, यानी उसे खूब जलील और रुस्वा करें। अगर पाकिस्तान में इस तरह के 2-3 वाक़यात हो जाएं और अखबारों में छप जाएं या टीवी पर दिखाए जाएं तो वतन अजीज़ से सिफारिश का 4 दिन में किला कमा हो जाए। यानी अगर सिफारिश तलबों से यही सलूक किया जाए और इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में 2 या 3 भी हो जाएं और फिर इन्हीं वाक़यात को अखबारों में छपवा दिया जाए, टीवी पर दिखाया जाए, तो जो हमारा वतन है वो ज़रूर इस सिफारिश से पाक हो जाएगा, इससे सिफारिश का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सिफारिश तलब जिसको कर्नल मोहम्मद ख़ान ने लिखा है, 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा। ये सबक कर्नल मोहम्मद ख़ान की तसनीफ़ बज़्म आराइयाँ से माखूज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, लेक्चर के मुताबिक असाइनमेंट को हल करना है। अल्फाज मायनी, सवालात जवाबात, इसके अलावा इस सबक में आपको दिया गया है सियाक़ व सबाक़ भी 2 पैराग्राफ हैं, उनका आपने सियाक़ व सबाक़ भी नोट से देख कर लिखना है। मुतरादिफ़ अल्फाज और जुमले भी लिखने हैं और जो आपकी किताब में देखें लास्ट पेज पे इस सबक को जहाँ ख़त्म हो रहा है तो कुछ जुमले हैं जो गलत लिखे हुए हैं, उनको दुरुस्त करके भी नोट्स में लिखा गया है। तो आप ये सारा काम अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे नोट्स से देखकर। इसके अलावा इस सबक की एक्सरसाइज में मश्क में देखें तो शुरू में कुछ MCQs हैं जिनके जवाब आपने ख़ुद किताब से देखकर तलाश करने हैं, लगाने हैं। उम्मीद है आप अपना काम मुकम्मल करेंगे। हमारे हिस्सा नसर के तमाम असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्सा नज़म स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।